ताजिरों को परेशान करके रख दिया है। कभी वफाक हमें लॉलीपॉप दे रही है, कभी सूबा में लॉलीपॉप दे रहा है। नैब को लेके ना प्राइम मिनिस्टर मुतमईन है, ना हमारे पीटीआई का कारकुन मुतमईन। वजीर आजम साहब ने एक फहरिस्त दी है नैब को कि अपोजिशन के रहनुमाओं की मुझे गिरफ्तारी चाहिए। टार्जन जो है इस वक्त विकेट के दोनों तरफ खेलने के मूड में है। वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, शेख रशीद साहब ने जब से नैब से मुतल्लिक बात करते हुए टार्जन की वापसी का शोर मचाना शुरू किया है, तब से मुल्की सियासत में कोरोना के छाए जमूद का थोड़ा सा असर टूटना शुरू हो गया है। पहले शहबाज शरीफ की बार बार तलबी और दूसरी जानिब अब क्यू लीग के चौधरी साहिबान से मुतल्लिक रेफरेंस की खबरें आने के बाद PMLN और PMLQ दोनों की जानिब से नैब पर तनकीद जारी है। PMLQ लाहौर हाई कोर्ट जो है वो चली गई है, जबकि PMLN की मरकजी रहनुमाओं ने आज यकजबां होकर नैब के खात्मे का मुतालबा कर दिया है। कल तक 18वीं तरमीम में तरमीम के बदले नैब कानून पर मामला सेटल करने की बातों को भी आज PML क़यादत ने रद्द कर दिया है और कहा है कि ऐसी किसी किस्म की डील उनकी जमात नहीं करने लगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वज़ीर इत्तलात ने ट्वीट करते हुए ये कहा है कि अगर PMLN को किसी बात का डर है तो फिर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के बजाय नैब के जो सवालात हैं उनका जवाब दें। अगर किसी बात का डर नहीं है तो नैब के सवालात का जवाब दें। अब कोरोना ज़्यादा मुल्की सियासत में क्या एक बार फिर गिरफ्तारियों की वबा फूटने लगी है? और अगर नैब को आज PMLN ख़त्म करने का कह रही है, तो जब नैब कानून में तरमीम का मामला अब तक कमेटी में पड़ा हुआ है, तो इस पर पेशरफ्त आखिरकार क्यों नहीं हो रही और डील की बातें जो हैं वो ज़्यादा क्यों हो रही हैं, इस पर भी बात करेंगे कि सूरत हाल किस जानिब जो है वो जा रही है। स्पेशली अब कोरोना की जो बिगड़ती सूरत हाल है, जिसमें लॉकडाउन में नरमी से हालात जो है वो किस तरफ जो है वो जा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त अली नवाज अवान साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। बाउर रिजवान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से हमारे साथ मौजूद हैं। अताउल्ला तारड़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आप हमारे साथ मौजूद हैं और शैला रज़ा साहिबा हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो है वो मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ प्रोड्यूसर, अगर एहसन इकबाल साहब ने आज जो कहा है, जो PMLQ के हवाले से उन्होंने बात कही है, ज़रा वो सुनवाइए और फिर रिजवान साहब से शुरू करूँगी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई इसलिए शुरू हुई कि उन्होंने इमरान नियाज़ी के प्रोडक्शन ऑर्डर ना जारी करने के हुक्म को कबूल नहीं किया। वो अपोजिशन के मेंबरान असम्बली के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करते रहे। ये जो उनकी हुक्म अजूली थी उसकी सज़ा देने के लिए ये केस खोला गया। वज़ीर आज़म साहब ने एक फहरिस्त दी है नैब को कि अपोजिशन के रहनुमाओं की मुझे गिरफ़्तारी चाहिए ताकि मेरे ऊपर तनकीद और मेरी मुश्किलात कम हों। और इसके लिए नैब को ये भी कहा गया है कि बेशक 2-4 बंदे PTI के भी उठा लें ताकि शोर ज़्यादा ना मचे। रिजवान साहब क्या कहेंगे, ये जो आज एहसन इकबाल साहब ने बात कही है, किस हद तक इसमें सदाकत है? क्या वाकई ही आपके मामलात जो हैं वो PTI के साथ, इमरान खान साहब के साथ नाराज़गी जो है वो इसकी मेजर वजह ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मसला है? क्योंकि मामला तो काफ़ी देर से ख़राब है। जब मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना हुआ तब भी ये आप पे इल्ज़ाम आपकी जमात पे, और ये मैंने खुद जब इंटरव्यू किया परवेज़ इलाही साहब को तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ये तासुर पाया जाता है कि शायद हम उसको फैसिलिटेट कर रहे थे। अब ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला आ गया, किस हद तक इस बात में सदाकत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए डॉक्टर साहबा, जहाँ तक प्रोडक्शन ऑर्डर्स का सवाल है, इसमें तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जिस तरह ऐवान चौधरी परवेज साहब ने पंजाब का चलाया है, इतनी बड़ी अपोजिशन के होते हुए, और जब ये प्रोडक्शन ऑर्डर्स का फैसला किया गया वो भी यूनानिमस था, और उससे मैं ये समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट PTI की गवर्नमेंट को जितना सराहा गया वो आपके भी सामने है, हमारे भी सामने। जहाँ तक मौलाना साहब की बात हुई, वो जो आपने अभी फरमाया, उसमें चौधरी परवेज साहब को नॉमिनेट किया गया तो इमरान खान साहब की तरफ से। हमने अपनी तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, और जब वो तमाम मामला अच्छी तरह सेटल हो गया तो उसके बाद फिर वाकई ये तासर देखा गया कि शायद हम अपने जमात को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ा अफसोसनाक था। क्योंकि अगर ये रिजवान साहब, आई एम सॉरी, आई विल इंटरजेक्ट हियर अभी, क्योंकि ये तो मेरी बात खुद चौधरी साहब से हुई थी, मेरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये तासुर मिल रहा है, लेकिन अब जो ये बात प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मसला है,
क्या इस वजह से इमरान साहब नाराज हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे नाराज हैं, या हुकूमती जमात आपसे नाराज है? देखिए, मैं थोड़ा ब्लंटली ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि पहले दिन से हम ये फील कर रहे हैं कि हमें किसी भी हुकूमती जो भी फैसले होते हैं उसमें हमसे मुशावरत नहीं की जाती सिंस द वेरी फर्स्ट डे, और कई दफ़ा हम इसका इजहार भी कर चुके हैं। तो हमें कभी भी इस तरह से गवर्नमेंट का हिस्सा समझा नहीं गया, और नाराज़गी अगर है कोई इमरान खान साहब की तो उसकी कोई वजह समझ नहीं आती, क्योंकि हम तो बड़ा सिंसियरली उनके साथ चल रहे हैं और इस नीयत के साथ कि जो भी वो पाकिस्तान के लिए ऐसे इकदाम कर रहे हैं हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन रिजवान साहब, क्या कोई अहकामात आए थे हुकूमती जमात या बिलखुसूस खान साहब की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से, कि प्रोडक्शन ऑर्डर्स ना जारी किए जाएं, या कोई कुछ वो नाला थे चौधरी साहब से? मैंने आपको पहले गुजारिश की कि ये यूनानिमस फैसला था, इसमें तमाम जमातों ने ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर साहब को भी एतमाद में लिया गया, और अगर इस बात पर इमरान खान साहब नाराज हैं तो मेरा ख्याल है कि उनकी नाराजगी बजा नहीं है। और जहाँ तक बात है नैब के जो भी केसेस अब ज़ेर बहस हैं, उसमें क्लियरली सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, ब्लैक एंड वाइट में है कि वो केसेस कोर्ट की तरफ से भी और नैब के अफसरान की तरफ से भी बंद करने की रिटन ऑर्डर्स हैं। और अगर इस वक्त ये दोबारा खोले जाने की कोशिश की जा रही है तो देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। तो ये ग्रे एरियाज खत्म होने चाहिए तमाम चीजों को। Who is behind it? बिकॉज अभी तक ऑपोजिशन तो ये कहती है ना कि हुकूमत जो है इज बिहाइंड इट। आप अब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं, तो फिर हु इज बिहाइंड इट? इसमें क्या हुकूमत वक्त को आप कह रहे हैं कि हुकूमत वक्त इसमें जो है वो मुलव्वस है, या उनकी पुष्टपनाही हासिल है ना आपको? बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। देखें, ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और इसमें तारिक बशीर चीमा साहब जो हमारे फेडरल मिनिस्टर भी हैं, हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, 2 दिन पहले उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो प्राइम मिनिस्टर से बिल मुशाफा मिलना चाहते हैं और उसकी क्लियरेंस लेना चाहते हैं। जहाँ तक इदारों की बात है, देखें इदारे हैं जो कि अब एक बड़ा ओपन सीक्रेट है कि इदारों की इज्जत हमारी जमात से ज़्यादा कोई नहीं करता। आपने देखा कि जब चौधरी परवेज साहब चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने 2 इदारे बनाए, एक 1122 और दूसरा इदारा पेट्रोलिंग पोस्ट। अब आप ये देखें कि इन इदारों में आज भी वो सिस्टम ओरिएंटेड है, वो पर्सनल ओरिएंटेड नहीं है, और उसमें वो कितनी पजीराई मिली और कितना वो इस मतलब लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। और जहां तक इदारों की मैं एक और गुजारिश करना चाहता हूँ डॉक्टर साहबा, अगर इदारों को पर्सनल ओरिएंटेड करेंगे तो अल्टीमेटली नुकसान मुल्क का होता है। इदारे अगर इंडिपेंडेंटली काम करेंगे तो फिर ही मुल्क चलेगा। अगर इदारों में इस तरह की सियासी इंजीनियरिंग होगी तो फिर मुल्क तबाही की तरफ। लेकिन आप जवाब नहीं दे रहे ना, सियासी इंजीनियरिंग कौन कर रहा है इसमें इस वक्त? कौन सियासी इंजीनियरिंग? जी, मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम बिला वजह किसी पे इल्जाम नहीं लगाएंगे, लेकिन ये बात हम बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर के सामने रखेंगे और उनसे ये गुजारिश भी करेंगे कि, और ये उनकी इखलाकी जिम्मेदारी है कि इसको क्लियर करें। बेशक सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, एंड ही शुड डिग इट आउट कि ये सियासी इंजीनियरिंग कौन कर रहा है। चले, ये अब आपने मेरा ख्याल है दबिल फाजू में ये बात कह दी। ऑब्वियसली अगर सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है तो खान साहब को ये हो नहीं सकता कि पता ना हो, बट ऑफ कोर्स अभी आप मेरा ख्याल है उस तरफ नहीं जाना चाह रहे, उस नहज पे नहीं लेके जाना चाह रहे चीज़ों को। मैं ज़रा शैला साहिबा की तरफ चलती हूँ। शैला साहिबा, क्या कल तक आप लोग शोर मचा रहे थे, ऑपोजिशन बोल रही थी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ये बात कर रहे थे, आज क्यू लीग बात कर रही है और बार बार ये बात कर रही है और इजहार कर रही है कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना चाह रहे हैं, मुदाखलत नहीं होनी चाहिए इदारों में। तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये मैसेजिंग क्यू लीग को जो है वो की जा रही है, आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, क्योंकि उनकी कुछ जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं उनसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं है खान साहब, या खान साहब उनसे थ्रेटन्ड फील करते हैं? देखिए, जब सारे लोग इतने पढ़े लिखे लोग उन जगहों पे बैठे हुए लोग जो ज़्यादा ऑब्जर्वेशन उनकी जितनी स्ट्रॉन्ग है, वो अगर ये बात कर रहे हैं तो कुछ सोच कर ही कर रहे हैं, ज़बान खल्क़ है। हम तो वहाँ पे नहीं है, हमें तो नहीं मालूम होता कि भाई ईद के बाद टार्जन बन जाएगी या ये केसेस खुलने जा रहे हैं या 18 सवालात हैं जो कि फलां लीडर को जो है उसके जवाबात देने हैं, और इतनी मोटी मोटी फाइल हमने तो नहीं देखी वहाँ पे लोगों के जो केसेस हैं उसकी। हुकूमत के ही लोगों की बातें हैं ये। तो अगर इतनी बड़ी बात है, जब
धरना हुआ था मौलाना साहब का, जब तो इमरान साहब मिल रहे थे, तो अब इनको मुश्किल क्यों हो रही है? हुकूमत को एक तो ये कि किसका आसरा है कि जिनकी सपोर्ट से हुकूमत खड़ी है, उन्हीं को आप जो हैं वो स्टिक दिखा रहे हैं। ठीक, आपका पॉइंट आगे। मैं जरा सोचने की है जी। अली नवाज अवान साहब की तरफ चलती हूँ। अली साहब, मुझे ये बताइए कि अब आपकी इत्तेहादी जमात है, क्यू लीग है, वो ये बात कर रही है कि जी पीएम साहब को नोटिस लेना चाहिए, तो और साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, तो उंगलियां तो सारी जो हैं वो हुकूमत की तरफ उठाई जा रही हैं, क्या कहेंगे इस पे? अच्छा, हमारे इसमें दो तीन चीज़ें हैं। अगर आप ये कहें कि मैं जिस तरह भी बाकी लोग भी बात कर रहे हैं, अगर नैब ये काम कर रही है और हुकूमत की हिमा पे कर रही है, लेट्स वो जो लोग बाकी कह रहे हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है? काफ लीग तो हमारे साथ बहुत अच्छी अलाइंस में चल रही है। डिफरेंसेस जब आप अलाइंस में चलते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, बहुत से डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इस चीज़ को इस तरह होना चाहिए, इस तरह चीज़ को इस तरह होना चाहिए। लोगों के स्टेक्स होते हैं, बात समझ आती है। पहले भी आते रहे हैं, बाकी कोलिशंस के साथ भी आते रहे, पहले भी गवर्नमेंट्स के अंदर आते रहे। मैं तो नैब के रोल से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। अगर हम लोग वोट बैंक लेके आए हैं, जिस आइडियोलॉजी पे लेके आए हैं, जिन नजरियात पे लेके आए हैं, वो सबसे पहले उसमें साफ था। और अगर को सबसे ज्यादा अगर डेंट लगा है तो वो नैब की कार्रवाइयों से लगा कि आज 1.5 साल पहले जो अमल शुरू हुआ था, लोग अंदर जा रहे थे, बड़े बड़े मेगा स्कैंडल्स आ रहे थे, क्या वो लोग आज जेल में है? नहीं है। क्या वो लोग आज़ाद फिर रहे हैं? यस, वो आज़ाद फिर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि हमारी आइडियोलॉजी जो जिस डगर पे जानी चाहिए थी और जिन करप्ट लोगों के खिलाफ हम वोट लेके आए थे, उनको सजाएं मिलनी चाहिए थी, वो मिली हैं? नहीं मिली। तो ये तो हम तो सफरर्स हैं। और उसके बाद अगर हमें से ये कहे कि हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो हमारे अलायंस के अंदर है उसके साथ हम ये लेट मी आस्क यू दिस, फिर आपने कोई इनकी जो उनकी ग्रीवेंसेस हैं क्या आपने एलिविएट करने की कोई कोशिश की है? क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस लें, प्राइम मिनिस्टर साहब नोटिस लें, तो कुछ आपने कोई राब्ता हुआ है, कुछ बातचीत की है आपने? राब्ते कंटिन्यूस राब्ते हैं। अभी कैबिनेट में अभी लास्ट ट्यूसडे को भी मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद भी मीटिंग्स हुई हैं। मोहन्नस अलाई साहब उसके बाद आपके हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड वर्क्स के चीमा साहब, लोगों से राब्ते में हैं, बातें हो रही हैं। ये इतनी बड़ी वो कोई चीज़ नहीं है। कुछ लोग चाह रहे हैं वो चाय की प्याली में जलजला लाने वाली बात है। ये चीजें चलती रहती हैं, बट एज फार एज नैब इज कंसर्न्ड, आई टोल्ड माय पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, रिजवान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, चाय की प्याली में तूफान इसलिए नहीं है क्योंकि जब आपकी इत्तेहादी जमात ये कहे कि पीएम साहब नोटिस लें और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, तो चाय की प्याली में तूफान तो नहीं नजर आता है। आपकी भी बात वो नैब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसी कुछ मुझे लग रही है, प्रेस रिलीज जैसी लग रही है। रिजवान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर अताउल्लाह तारिर साहब की तरफ जाऊंगी। जी रिजवान साहब। मैं बिल्कुल अताउल्लाह साहब की बात पे रिस्पॉन्ड इस तरह करूंगा जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि मैं अपनी पर्सनल फीलिंग आपको शेयर की पहले भी, और ये हमारी पार्टी में बड़ी बेचैनी से पाई जाती है बात कि हमें एक लम्हे के लिए भी कभी भी हुकूमत का हिस्सा नहीं समझा गया। और दूसरी बात यह है कि अब हम एज अ पार्टी इसको बड़ा सीरियसली और बड़ा बारीकी से देख रहे हैं कि अगर हमारे पे यकीन नहीं किया जा रहा और हमारे इज्जत नफ्स को भी उछालने की कोशिश की जा रही है, तो उन फोर्सेस को जो ये करवा रही हैं उनको अब मंजर आम पर लेकर आना चाहिए। वरना हम इस पर बिल्कुल सोच रहे हैं कि अगर इस तरह हालात चलेंगे तो हमें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आप पंजाब से और वफाक से अलग हो सकते हैं? देखें, वो तो पार्टी का फैसला होगा, लेकिन अगर चीजें उस तरफ चली गई और हमने ये महसूस किया एज अ पार्टी कि इसके बगैर गुजारा नहीं, तो मतलब फिर पार्टी में फिर हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। डॉक्टर साहब, हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। अताउल्लाह तारिर साहब की तरफ चलती हूँ। तारिर साहब, इसी बात को आगे जो है वो कंटिन्यू करूंगी कि हुकूमत में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। एक आर्टिकल आया था सुहेल वड़ाइच साहब की जानिब से, और आज आपके बारे में भी काफ़ी जो है वो लिखा गया है, एक उसका फॉलो अप आर्टिकल आया है। उसमें स्पेशली इस कॉन्टेक्स्ट में आपकी और क्यू लीग के जो ताल्लुकात हैं, क्योंकि अब रिजवान साहब कह रहे हैं कि हम अपनी ऑप्शंस देख सकते हैं, तो ये बात अब ज़बान ज़ादे आम है कि अगर क्यू लीग और आप एक फ्रंट पोज करना चाहें, एक ऑपोजिशन फ्रंट पोज करना चाहें, तो हुकूमत पीटीआई के लिए जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। कहा गया उस आर्टिकल में कि दोनों साइडों से जो है वो एक दूसरे के लिए जज्बा खैर सगाली जो है वो पाया जाता है, फीलिंग्स न्यूट्रलाइज हो गई हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है हमारे आपस में। तो क्या कोई राब्ते जो हैं वो चल रहे हैं इस वक्त आपके?
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ये बड़ा आपने आज जो टॉपिक चुना है बड़ा पर्टिनेंट है, और इस हवाले से देखिए मैं पहले जरा थोड़ा सा आपकी बात करूं, फिर आपके सवाल की तरफ आता हूं। उस डिस्कशन में थोड़ा सा मैं अपना इनपुट देना चाहता हूं। जी जरूर। कि देखिए एहतसाब का जो नारा था वो अली नवाज अवान साहब की बात बिल्कुल ठीक है, उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। देखिए हम जब्बा की इंक्वायरी देख लें, 100 अरब का BRT देख लें, आटा चीनी चोरी देख लें, आप हेलीकॉप्टर केस देख लें, जितने केसेस थे खुसरो बख्तियार साहब के असासों में 400 गुना इजाफे की आप वो देख लें मामला, तो वो कुछ हो नहीं सका एहतसाब के नारे का। वो मैं टोटली एग्री करता हूँ, सारे लोग खुले फिर रहे हैं। और अदालतों में भी नैब जो है वो PTI के जो 2 लोग पकड़े गए थे उनकी बेल ऑर्डर के खिलाफ भी सुपीरियर कोर्ट्स में अपील में नहीं जाया जाता। अमेरिका की तकरीर निकाल के देखिए कि जब इमरान खान साहब ने कहा था कि शाहिद खाकान को मैंने अंदर किया है, जो शख्स पब्लिकली ऐसी गुफ्तगू करता हो तो वो शहजाद अकबर को सामने बिठा के प्राइवेटली क्या गुफ्तगू करता होगा। आई विल डॉक्टर साहबा लीव इट टू योर इमेजिनेशन। क्योंकि एक विंडिक्टिव शख्स जो किसी से हाथ मिलाने का रवादार ना हो, जिसको नाइसिटीज का ना पता हो, जिसको किसी की खुशी गमी में शरीक होने का एहसास ना हो, उससे आप क्या तवक्को करते हैं? पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को बाकायदा राउंड अप करना और बंद करना, ये एक मेंटालिटी है ना जी। राना सनाउल्लाह का दुख हम नहीं भूले हैं कि जब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में बंद किया गया और जो केस डाला गया, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। प्रॉब्लम ये है के साथ जो सारे इन्वेस्टर हैं जिन्होंने धरने फंड किए, जिन्होंने जहाज दिए, जिन्होंने पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग की, वो सारे आजाद हैं और नैब को वो नजर नहीं आते। हम नजर आते हैं मगर अदालत में हमारे खिलाफ सबूत नहीं है। आप सिर्फ कंपेयर करें शहबाज शरीफ साहब का 22 करोड़ का गंदे नाले का केस और दूसरी तरफ 100 अरब की BRT जिसमें स्टे ऑर्डर पे स्टे ऑर्डर लिया जा रहा है और स्टे के पीछे छुपा जा रहा है। 23 फॉरेन फंडिंग के अकाउंट जिसमें तकरीबन 15 दफा स्टे ऑर्डर लिया गया, बार बार कहा गया, कभी दायरा इख्तियार को चैलेंज किया गया। तो ये देखें एक नैरेटिव है जिसको आपको ब्रॉडर पिक्चर इसकी देखनी होगी। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। चौधरी बरादरान के साथ मेरे खानदान का तो जी 40 साल का ताल्लुक है, वफादारी है, आपस में खुशी गमी का ताल्लुक है। चौधरी शुजात साहब मेरे घर भी पीछे तशरीफ लाए थे बुजुर्गों को मिलने के लिए। साद रफ़ साहब से भी चौधरी बरादरान की मुलाकात हुई, बड़े अच्छे माहौल में हुई। और बतौर स्पीकर भी मैंने उनको बड़ा शफीक पाया है, गैर जानिबदार तरीके से हाउस को चलाते हैं। वो बिजनेस एडवाइजरी पार्लियामेंट्री कमेटीज हो, जितना भी निज़ाम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। मगर इस सारे सिलसिले में आपको बड़ा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हुकूमत साजी के हवाले से या आपस में कोई कोलिशन के हवाले से कोई बात ना हुई है और ना कोई माजी में हुई है। बट ऑब्वियसली एक राब्ता, एक ताल्लुक, एक वफादारी वो मौजूद है। और पॉलिटिक्स में खिड़कियां बंद नहीं होते, वो खुले रहते हैं। मगर इस हुकूमत ने, जो कि आप देखें ना, पंजाब में तकरीबन ये 10 सीटों की हुकूमत है, फेडरेशन में जो हालात हैं उसके बावजूद नेम कॉलिंग करना, और ये नेम कॉलिंग अपने खलीफों के बारे में नेम कॉलिंग करना, चले हम तो मुखालिफ हैं, नेम कॉलिंग करना, रिडिक्यूल करना और बाकायदा ब्यूरोक्रेसी को ऑर्डर देना कि जी इनके काम ना करें, इनका फोन ना सुने, तो ये अफसोसनाक है कि आप अपने इत्तेहादियों के साथ इस तरह का सलूक अगर रखेंगे तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। और जब आपको पता हो कि आपकी हुकूमत जो है वो कितनी स्ट्रॉन्ग फुटिंग की हुकूमत नहीं है, तो खान साहब को आदत है कि वो हर थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि शूट हिमसेल्फ इन द फुट। तो ये कोई सियासत में कोई अच्छी रवायत नहीं है। और जिस तरह से चौधरी बरादरान ने पूरी उनके साथ चलने की कोशिश की है, तो मैं समझता हूँ कि वो उस तरह से रेसिप्रोकेट नहीं किया गया उनकी तरफ से, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मगर हमारा एक ताल्लुक होने का ये मतलब नहीं है कि हुकूमत साजी के हवाले से हमारी कोई बात हो रही है। और यहाँ प्रोडक्शन ऑर्डर्स की भी बात हुई, तो प्रोडक्शन ऑर्डर्स का कानून पंजाब में एग्जिस्ट नहीं करता था। मैं जरा आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करूंगा। फेडरेशन में वो था, पंजाब में प्रोडक्शन ऑर्डर्स का रूल बनाना, इम्प्लीमेंट करना, उसमें चौधरी परवेज इलाही साहब का बहुत बड़ा हाथ है। मगर इम्प्लीमेंटेशन में हर्डल्स आई हैं हुकूमत की तरफ से। स्पीकर जो ऑर्डर पास करता है उसको इम्प्लीमेंट होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में करना होता है। और अक्सर औकात देखने में आया है कि स्पीकर के ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होते और बाकायदा हुकूमत को फिर स्पीकर साहब को जरा थोड़ी सी सख्त बात करनी पड़ती है कि मेरे ऑर्डर्स हैं, ये इम्प्लीमेंट होने चाहिए। तो वो इश्यूज रहे हैं। और आपने माजी में भी देखा कि डिप्टी स्पीकर की प्रिविलेज मोशन वाले मामले पे बाकायदा स्पीकर साहब को स्टैंड लेना पड़ा और बुज़दार साहब को कहना पड़ा कि जी मैं अपने हाउस को प्रोटेक्ट करूंगा, मैं कस्टोडियन हूँ, मैं आपके मेंबर्स को भी प्रोटेक्ट करूंगा। तो ये मामलात रहे हैं और आपके सामने है कि जिस तरह से यहाँ पे पंजाब में भी पावर सेंटर रहे हैं, तो जिस तरह से अपने इत्तेहादियों को ट्रीट किया गया है, तो वो रिकॉर्ड का हिस्सा है।
अच्छा, क्विकली सिर्फ एक चीज़ बता दीजिए, क्योंकि जी शैला साहिबा ऐड कीजिए। मैं ये ऐड करना चाहती हूँ कि अली अवान साहब ने कहा कि नैब ने उस तरह नहीं किया जो हमारा नैरेटिव था और सब खुले में। मैं तो ऐसा नहीं समझती। मैं तो समझती हूँ कि नैब तो इतनी गुलाम थी कि 6-6 महीने तक उसने कोई रेफरेंस नहीं बना सकी। आप जिसको कहते गए पकड़ते गए, जिसको अगले दिन कराची आना था उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट से पकड़ के लेकर आए, इस्लामाबाद होटल से। जिसको जो है वो खुद हॉस्पिटल ले गई थी आपकी जो है ना घटिया ख्वाहिश पे रात के 12 बजे एक 60 साल की औरत को घसीट के जेल में ले गई, लोगों के घरों में घुसी। और जहां तक आपकी बात है वो भी आप सही कह रहे हैं कि बिल्कुल अमल नहीं कर सकी। चीनी चोर, आटा चोर खुले फिरते रहे, बीआरटी के चोर खुले फिरते रहे, दवाओं को 400% महंगा करने वालों को कुछ नहीं कहा गया। नैब तो आपके नैरेटिव पे थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट से जाके फिर हमें जो है वो बेल्स मिली है। नैब कैसे आपके ऑर्डर में नहीं है? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया है। छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। रिजवान साहब की तरफ जाऊंगी। रिजवान साहब, अब जो चौधरी बरादरान पे जो केसेस हैं उनमें ये एक बात आ रही है कि 1988 में जब नवाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे और परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट के जो हैं वो वज़ीर थे, उस वक्त कुछ गैर कानूनी भर्तियाँ हुई, 90 गैर कानूनी भर्तियाँ हुई, जिसमें 60 नवाज शरीफ साहब ने की और 30 परवेज़ इलाही साहब ने की। और एक कहा जाता है सवाबदीदी इख्तियार था चीफ मिनिस्टर साहब का, लेकिन उसमें रीजनिंग साथ लिख के देनी होती थी। जब 30 भर्तियां जो परवेज़ इलाही साहब ने की तो उसमें रीजनिंग जब मांगी गई तो उन्होंने कहा मेरी वर्बल कम्युनिकेशन हो गई है चीफ मिनिस्टर साहब के साथ। अब अपेरेंटली इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जब कोट लखपत जेल में नवाज शरीफ साहब से इस बारे में पूछा गया तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, परवेज़ साहब गलत बयानी कर रहे हैं और मैंने ऐसी कोई बात नहीं की थी, जिसकी बिना पर ये केस खुल गया है। योर टेक ऑन दिस? देखिए, जितने भी केसेस परवेज साहब के अब शुरू किए जाने चाह रहे हैं वो मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि नैब के जो ऑफिसर्स थे वो भी और कोर्ट्स भी ब्लैक एंड वाइट में लिख चुके हैं कि इन केसेस को बिल्कुल क्लोजर की तरफ इनको जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल बेबुनियाद केसेस है। नहीं, ये तो कोई और केस लग रहा है। वो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने और जो बोर्ड था उन्होंने किसी और केस में कहा था कि जी 2017-18 वाले में, वो आमदन से ज्यादा असासे वाले केस में था। देखिए, जॉब्स देने के बारे में पहले भी काफी ज्यादा केसेस चल रहे हैं और मैं सॉरी मुझे इसकी डिटेल अभी नहीं मालूम, लेकिन वो मैं मतलब लेके बाद में इस पर बात कर सकूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे अली नवाज साहब ने नैब की कारकर्दगी के बारे में अभी बताया हमें सबको कुछ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह एक मजाक बनाया जा रहा है जो काफी साल 24 साल या 25 साल पहले केसेस जो बंद हो चुके हैं उनको दोबारा खोला जा रहा है, तो उसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा कि अगर कुछ ऐसे लोग जो कि वाकई करप्ट हैं जिनके केसेस चल रहे हैं नैब में, तो इस तरह के केसेस खोलने से नैब अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर देगा और एक मजाक बन जाएगा और लोग जो वाकई गिल्टी लोग हैं उनके बारे में भी ये शक में पड़ जाएंगे कि शायद ये भी किसी मजमूम इरादे की वजह से किए गए। और यहाँ पर बड़ा जरूरी है ये बयान करना भी कि एक बड़े सीनियर पॉलिटिशियन है, फेडरल मिनिस्टर भी हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि टार्जन वापस आ रहा है। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि टार्जन जंगल में होता है और उनके कहने का क्या मैं ये मतलब समझूं कि पाकिस्तान में अब जंगल का कानून नाफिज हो गया है, तो ये बड़ी अलार्मिंग बात है, क्योंकि अगर एक इदारा अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगा तो फिर क्या इखलाकी उसके पास जवाब रह जाएगा किसी को गिल्टी या नॉन गिल्टी कहने का, वो तो फिर एक मजाक होगा जी। चले, आप जिस वजीर के बारे में बात कर रहे हैं उन्होंने क्या कहा जरा वो सुन लेते हैं और फिर मैं अली नवाज अवान साहब की तरफ जाऊंगी। टार्जन की वापसी को कोई नहीं रोक सकता और टार्जन जो है इस वक्त वो विकेट के दोनों तरफ खेलने के मूड में है। अली नवाज अवान साहब, ये क्या वजह है टार्जन वापस आ रहा है और विकेट के दोनों तरफ जो है वो खेलेगा? ये क्या शेख रशीद साहब क्या बात कर रहे हैं? नैब को जब टार्जन से तशबीह दे रहे हैं तो उस पर पूछा जा रहा है कि क्या जंगल का कानून है इस मुल्क में या क्या होने क्या जा रहा है?
अच्छा, थोड़ी सी बात तार साहब ने की थी, मैं थोड़ा उसको पहले रिस्पॉन्ड कर दूं और फिर शैला ने थोड़ी सी बातें की थी, मैम शैला ने, उनसे भी मैं थोड़ा रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। अगर आप ये समझते हैं, हमारे वज़ीर आज़म हम समझते हैं क्लीन है, हमारी आइडियोलॉजी थी कि हम एहतसाब करेंगे, हम जो इस मुल्क को जो इस स्टेज पे पहुंचा दिया गया है, जो करप्शन की वजह से स्टेज पे पहुंचा है, उनका एहतसाब करेंगे। और मैंने उसके ऊपर अपना नैब का वर्जन दिया था। जहाँ तक उन्होंने बात की कि हाँ आप शादियों में जाते हैं, आपका एक कल्चर है, आप हाथ मिलाते हैं, आप सब लोगों से मिलते हैं, हमारे कल्चर का हिस्सा हम भी मिलते हैं। पर एक शख्स जो वो एक फैमिली जो इंडिक्टेड है सुप्रीम कोर्ट से, जो एक फैमिली जिसको साबित हो गया है कि उसने करप्शन की है, उसने साबित हो गया है उसने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की है, पनामा पेपर्स के अंदर उसका नाम है, पूरी दुनिया में जग हंसाई हुई है, तो हमारा प्राइम मिनिस्टर उनसे हाथ नहीं मिलाएगा। अगर हम चोरों से मिलना हो, चोरों के साथ बैठना हो, चोरों से हाथ मिलाना हो, तो हमारा नीचे क्या मैसेज जाएगा कि हम अपने जिस आइडियोलॉजी की बेस पे यहाँ पहुंचे हैं, जो वोट लेके पहुंचे हैं, हम उन्हीं के साथ बैठ के सब कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं होगा। जहां तक तारड़ साहब की बाकी बातें हैं, देखें पॉलिटिकल आप बहुत जबरदस्त गिमिक्स इस मुल्क में होते रहे हैं। हाँ, ये पहली दफा एक प्राइम मिनिस्टर, एक पार्टी इस तरह की जो 24 साल स्ट्रगल करके आई है, जिसने 2 पार्टी सिस्टम तोड़ा है। ये जो कभी आधे इस तरफ, कभी आधे इस तरह, कभी बहन भाई और कभी कुछ, जितने भी नैब ने केसेस बनाए हैं, मुझे आप बताएं मारिया कि ये किस दौर में इन पार्टीज ने अपने एक दूसरे के खिलाफ बनाए थे, जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को चोर कहती होती। नैब तो उन चीज़ों पे इन लोगों पे हाथ डाल रहा है। और आप क्या कह रहे हैं कि अगर आप हाथ डाल रहे हैं तो हाथ डालें, उन लोगों को बाहर नहीं आना चाहिए। आप अगर आपका लीगल टियर वीक है, उसको आप स्ट्रॉन्ग करें। आपको और पावर्स चाहिए, हम और देना चाहते हैं। 20 साल पहले का जो नैब कानून है, हम उसे और सख्त करना चाहते हैं। वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना वाकई मुश्किल काम है, पर ये बात को दूसरी तरफ ले जाते हैं। जो मैम शैला बात कर रही है, रिसेंट 12 साल से ये सिंध में हुकूमत में है। खुदारा कराची के पास पानी नहीं है, K4 ये नहीं बना सके, ग्रीन लाइन ये नहीं बना सके, कराची का कचरा ये नहीं उठा सके। अभी गंदम का स्कैंडल, अरबों रुपए की गंदम चोरी हो रही है, जहां पूरे मुल्क में गंदम का स्कैंडल, गंदम की शॉर्टेज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। उधर वो गंदम चोरी हो रही है। पिछले 20 अरब रुपए की गंदम जो चोरी हुआ उसका भी पता चला नहीं। 2 अरब का बारदाना चोरी हो गया, उसका पता नहीं। और ये नई गंदम 7 अरब रुपए की गंदम चोरी कर ली। और ये और इल्जाम किस तरह की बात है? तो अच्छा शैला, लेट मी स्पीक। मैं आपकी बात में नहीं बोलता। एक तो मारिया समझा दिया करें, सीनियर पॉलिटिशियन है, अच्छा नहीं लगता। मैं इनकी बातें बड़े आराम से सुना, एकदम इनको पता नहीं क्या हो जाता है। सुन ले बात, अपनी टाइम पे जवाब दे दीजिएगा। इजी लिया करें शैला, इजी लिया करें, कोई बात नहीं होगा। आपने, मुझे पता है आपकी लीडरशिप आपसे पूछती है कि आपको जिस बेस पे लाया गया तो वो कहते हैं कि आपने जवाब क्यों नहीं दिया, आपने हमारी चोरी डिफेंड क्यों नहीं की। तो अच्छा ये अगर आप ये खुद कर रहे हैं तो नैब को नहीं करना पड़ेगा, नैब को नहीं करना पड़ेगा। 7 अरब की गंदम आपका सूबाई वजीर अली नवाज, चले अली नवाज साहब जरा मेरे भी सवाल का जवाब दे दीजिए। मैं जी देखें, आप मैंने 3 लोगों का सवाल का जवाब देना होता है और बीच में ये बोल भी पड़ते हैं। अगर आप ये समझें कि मैं उनका जवाब नहीं दूंगा और सिर्फ आपके सवाल का दूंगा और एक तरफ का वर्जन चलेगा, हमारे इट्स नॉट फेयर। अब जहां तक आपने बात की, शेख रशीद साहब भी हमारे अलायंस में है और एक उनका अपना वर्जन है, कालिफ का एक अपना वर्जन है। वो समझते हैं कि नैब ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी, नैब अक्रॉस द बोर्ड जो पहले काम कर रही थी उसी तरह करती रही और लोग और अंदर जाएंगे और लोगों को सजाएं होंगी। अगर सजाएं होंगी अक्रॉस द बोर्ड तो वैसे माजरत के साथ अक्रॉस द बोर्ड तो नहीं हो रही, अक्रॉस द बोर्ड तो माजरत के साथ नहीं हो रही। अगर क्योंकि नहीं हो रही तो ज्यादती हो रही है। मेरी बात अली साहब हो रही है, आप मुझे मैं आपसे पूछ लेती हूँ। अलीम खान साहब अंदर गए, सप्तान साहब अंदर गए। नहीं, मुझे बताइए कि मालम जब्बा BRT वो नजर नहीं आता, वो नहीं है, वो अक्रॉस द बोर्ड आपको लगता है कि वो उधर स्टे हो रहा है, वो अक्रॉस द बोर्ड है? टू रिस्पोंड इन बिहाफ ऑफ द नैब। मैं तो आपके सामने बैठ के ये कह रहा हूँ कि मैं एक आइडियोलॉजी पे वोट लेके आया हूँ। हमारे आइडियोलॉजी पता है, माजरत के साथ मसला ये है कि आप जब खुद नैब को डिफेंड करते हैं, जब आप खुद नैब को डिफेंड करते हैं, जब आप खुद कहेंगे कि अमेरिका में खड़े हुए कहेंगे कि मैंने जो है वो शाहिद खाकान को जो है वो अंदर डाला, या उस्मान डार साहब कहेंगे कि ये फलाना बंदा जो है वो ख्वाजा आसिफ के केसेस मैं देख के आया हूँ, और इसी तरह शेख रशीद साहब बेशक अलायंस में है बट हुकूमती वजीर हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उनकी बातों से नाखुश हैं या आपको कोई गलत बातें गलत लग रही हैं,
जो कि उनके पास इंफॉर्मेशन पता नहीं कहाँ से आ रही है, तो वो बताना चाहिए उन्हें कि कहाँ से आ रही है। अदरवाइज तो फिर ये नैब और पीटीआई गठजोड़ जो है वो तो फिर ज्यादा आयाओं के सामने आता है। वो लगता है कि ये बात, इस बात में सदाकत है। आपकी अपनी बात में कंट्रडिक्शन है। एक दफ यू आर आस्किंग मी कि काफ लीग की जो मसाइल आ रहे हैं नैब के साथ, और आप उस पर भी रिस्पॉन्ड करें, और दूसरी तरफ हमारा दूसरा अलायंस है जो शेख रशीद साहब की पार्टी के साथ है, जो शेख रशीद साहब उसके मेंबर हैं, और आप ये कह रहे हैं उनके बाप में मैं नैब को नैब का जवाब मैं जवाब होने के लिए नहीं कह रही आपसे। कॉन्ट्रडिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि वो पीएमएलक्यू आपसे पूछ रही है, पीएमएलक्यू आपसे सवाल पूछ रही है कि आप जो है वो इंटरवीन करें ना। वो तो आपसे पूछ रहे हैं, पीएमएलक्यू आपसे पूछ रहे हैं, मैं थोड़ी पूछ रही हूँ। मारिया, उसका जवाब तो हम दे रहे हैं ना। हमने तो उनको मैंने उनको आपके पहले में कहा कि वी आर ऑल्सो जो नैब के बारे में मैंने जो अपने रिमार्क्स पास किए हैं मैंने उनको जवाब दिया, और उसके साथ मैंने ये भी कहा कि अलायंसेस में मसाइल आते हैं, अलायंसेस में कभी बहुत अच्छे हालात हो जाते हैं और कभी बहुत ख़राब हो जाते हैं। कई डिसीजंस ऐसे होते हैं क्योंकि सबका एक स्टेक होता है पॉलिटिक्स के अंदर, वो स्टेक्स कहीं ना कहीं हर्ट हो रहे होते हैं। ये सारी चीजें तो अलायंस के साथ चल रही होती है ना, पर उसका जो नैब वाली बात है उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ मैंने जवाब दिया। आपने दूसरा जो शेख के साथ बात की कि वो नैब इफेक्टिव हो जाएगी, टार्जन का नाम दिया उन्होंने, वो दोनों तरफ खेलेगी, तो मैंने उसके ऊपर भी अपना वर्जन आपको दे दिया, अपनी पार्टी का वर्जन। इफ यू स्टिल नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वर्जन, it's not about being satisfied. Then you should tell him कि आप एक वजीर हैं, और जब आप बात करते हैं तो आप एज एन इंडिविजुअल नहीं, आपका मौकफ एज ए हुकूमती वजीर जाता है, हुकूमती मौकफ जो है वो सामने जाता है। अच्छा, रिजवान साहब कुछ कह रहे हैं, फिर मैं जरा तार साहब की तरफ जाती हूँ। जी आपकी आ रही है चला साहब। रिजवान साहब जी मेरा ख्याल है रिजवान साहब की लाइन जो है वो ड्रॉप। जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था। जी बात ये है कि इन्होंने ठीक कहा कि जो चोर इन्होंने साथ बिठाए हैं, चोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मैं तो ये शो पे नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि देखे ना हमारे तो मामला क्लियर है, हमें तो इकामे पे निकाला गया, कोई करप्शन कोई किकबैक कमीशन साबित नहीं हो सका। मगर जहांगीर खान तरीन साहब को, अगर मुझे आपको याद है किस कोर्ट ने उनको डिस्क्वालीफाई किया था मुलाजिम के नाम प्रॉपर्टी रखने पे? मुझे इस कोर्ट का नाम याद नहीं आ रहा, गालिबन एस से शुरू होता है, शायद सुप्रीम कोर्ट होगा मेरे ख्याल से, गालिबन आई एम नॉट श्योर, बट हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया हो। बट उनको कुर्सी साथ लगा के कैबिनेट की मीटिंग इसलिए चेयर करवाई गई कि उनके जहाज पे सैर की जाती थी, उनसे पैसे लिए जाते थे, और उनके कहने पे, एक नाअहल शख्स के कहने पे, शॉर्टेज के बावजूद ईसीसी ने चीनी एक्सपोर्ट करने का हुक्म दिया, और उस नाअहल शख्स को हुकूमती खजाने में से 56 करोड़ दिया, चोरी और ऊपर से सीना जोरी। ये होती है असल चोरी जो मैं आपको बता रहा हूँ। फारिग किसको किया? बेचारा समीउल्लाह चौधरी, ना 3 में ना 13 में पंजाब का वजीर खुराक। फारिग किसको किया? 4 डिस्ट्रिक्ट फूड इंस्पेक्टर्स को, उनका नाम भी किसी को नहीं पता। तो जब चोरी करनी हो तो इस तरह करते हैं, और काबीना में पूछते हैं भाई वो इंडिया से दवाइयां किसने इंपोर्ट कर ली? मैं तो वजीर आजम हूँ, मेरी बीवी मुझे बताती है कि टीवी पे खबर आई है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये किसने दवाइयां मंगवा ली? वो जफर मिर्जा ने कहा जी मैंने तो नहीं मंगवाई। उन्होंने कहा आपने नहीं मंगवाई तो किसने मंगवाई? इधर उधर एक दूसरे की शक्लें देखते हैं। बात यह है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, और जब दोनों ना हो तो फिर चोरी भी होती है और सीना जोरी भी होती है। तो ये मामलात इस तरह चलेंगे नहीं। आपने डाइल्यूट कर दिया, कोई बात करने को तैयार नहीं है आटा चीनी चोरी के ऊपर। हमने 3 BRT बनाई हैं, निकाले करप्शन उसमें से। हमने 90 अरब के अंदर 70 किलोमीटर BRT बनाई हैं। साउथ पंजाब में, नॉर्थ पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में। जो पेशावर की खड्डे हैं, मैं किसको रहूं जाके? एक चढ़ के बोल रहा है डॉक्टर साहिबा, तो जो स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल पिछले 7 साल में KPK में बने हैं, पूरे मुल्क के मरीज वहां दाखिल करवाए जाके। चले एक छोटी सी, और वहां पे जाके दाखिल करवाया जाए और बताया जाए कि जी 7 साल यहाँ करप्शन होती रही है। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है तासा, आई हैव टू इंटरजेक्ट देयर। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शैला साहिबा की तरफ जाऊंगी। शैला साहिबा, आज शेख रशीद साहब का बयान टार्जन वाला वो हम सब ने सुना, उसके बाद नून लीग की क़यादत की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें उन्होंने डील का तासुर जो है उसको रद्द किया है, वो भी हमने सुना। अब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। कुछ देर पहले जो खबरें आ रही थी जिसमें आपकी क़यादत
और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत जो है, सीनियर लीडरशिप जो है, उन्होंने एक ड्राफ्ट जो है वो पेश किया। पावर ब्रोकर्स का नाम दिया जा रहा है उनके साथ कोई डील करने के लिए नैब की अमेंडमेंट्स में। तो ये कहा जा रहा है कि वो डील शायद जो है वो हो नहीं पाई और उसके रद्द अमल में जो है ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें था कि नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम जो है वो लाएं और उसके बाद 18वीं तरमीम पे जो है कुछ गौर व फिक्र हो सकती है। आपका इस पे कमेंट लेना चाहूँगी। अब देखिए, एक बात का जवाब तो खुद तारड़ साहब ने दे दिया, क्योंकि बात ही इतनी बड़ी की गई थी कि हाथ नहीं मिला सकते कि किन के साथ ये बैठते हैं। तो ये कभी भी बैठ के कोई काम कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये उन्हीं लोगों के साथ बैठ सकते हैं जिनके पास 56 करोड़ जिन्हें देना हो, जिनके साथ जिनको मुस्तनद सुप्रीम कोर्ट ने किया हो कि नाहल तरीन चोर तरीन है। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये कोई नया सिलसिला नहीं है इंतकाम का। अगर मैं इनको याद दिलाऊं तो फरियाल टालपुर साहिबा के हस्बैंड से 20 साल का रिकॉर्ड मांगा गया। अगर हम प्रोग्राम करते हैं तो हमारी जो है ना खिंचाई भी हो सकती है किसी वक्त कि आपने ये क्या बोला। आपकी तरह शाबाश नहीं दी जाती, ना ये कहा जाता है कि इन चीनी चोरों और आटा चोरों को जाके डिफेंड करना काबीना में बैठ के, ना 48 स्पोक पर्सन है हमारे को वो जाके बोले कि क्या क्या कहना है और फिर भी जो है वो बात सही ना निकले। तो मैं आपको पहले तो ये बात बताना चाह दूँ। और दूसरी बात ये कि थोड़ा सा सिंध फोबिया से निकल आए। इस वक्त सारे सबसे ज्यादा हॉस्पिटल हमारे पास हैं, साइबर नाइफ हमारे पास है, एशिया में सिर्फ 17 जगह पे है, किडनी ट्रांसप्लांट हम कर रहे हैं। आप जरा केपी की हालत देखें, सिर्फ बीआरटी और मालम जब्बा तो मोटे मोटे केस हैं। इसके अलावा पीडो का है, नथिया गली हाउसिंग स्कीम का केस है। इतने केसेस हैं कि 10 मिनट में आपकी गवर्नमेंट गिर जाएगी। लेकिन ये बताइए ना, इस पे कुछ हो रहा है शैला साहिबा? कोई डील होने जा रही थी आपकी? जो फारूक नाइक एक ऐसी हुकूमत जिसमें बात करने को कोई तैयार ना हो, जिसके एमएनएज ये कहते हो, मैं नाम लेके कह रही हूँ, जिसका शकूर शाद एमएनए ये कह रहा हो कि हमारे मिनिस्टर्स हमसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। ये उसको कहते हैं कि जी दो लोगों की, दो पार्टीज की साथ चल रही थी तो तीसरी पार्टी कैसे बनी? तीसरी पार्टी ने बता तो दिया, तरीन ने जहाज उड़ा के उनको निकाला और बाकी जो हमारे फसली बटे थे वैसे बनी। कौन सा आपने नया कारनामा कर दिया? मैं जरा तारड़ साहब से भी इस पे पॉइंट ऑफ व्यू ले लें, ठीक है? इस पे जरा पॉइंट ऑफ व्यू तारड़ साहब का भी ले लूं। तारड़ साहब, ये जो खबर है जिसमें बाकायदा ये कहा गया है कि इस पे कोई डील चल रही थी और फिर आज शेख रशीद साहब का ये कहना, साथ ही आपकी क़यादत का आके जो है ये कहना कि जी कोई डील नहीं हो रही, क्या मामला कुछ तय पाने जा रहे थे और डील कहीं बीच में टूट गई है? इसको इस रंग से जो है वो देखा जा रहा है, इस नज़र से देखा जा रहा है? देखिए, ना तो कभी कोई डील की बात थी और ना ही कोई डील की ऐसी बात है। और शेख रशीद साहब देखिए, लेकिन मुसवदा कोई तैयार फारूक नाइक साहब ने और अब्बासी साहब ने मिलकर एक जॉइंट जगह जो है वो मीटिंग भी एक कोई हुई, कहा जा रहा है कि दोज आर द हेल्म ऑफ अफेयर्स, पावर ब्रोकर्स के साथ मीटिंग हुई। अभी तक फॉर्मली हमारे साथ ना तो 18वीं तरमीम पे बात हुई है और ना ही नैब पे बात हुई है। नैब पे आज से चंद माह पहले स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस, जिसको रियाज फतियाना साहब हेड करते हैं, उसमें जरूर मुसवदे पेश हुए थे और फारूक नाइक साहब का जो बिल है वो सेनेट में ऑलरेडी जमा है और उस बिल के ऊपर बातचीत भी हुई थी और स्टैंडिंग कमेटी के अंदर हम साथ फॉर्मली मैं उसके स्टैंडिंग कमेटीज के लेवल पे नहीं बात कर रही, क्योंकि पावर ब्रोकर्स का नाम जो है उसमें यूज किया गया है और कहा गया है कि शाहिद काका नवासी, फारूक नाइक साहब, दे मेट एट अ कॉमन फ्रेंड्स प्लेस और मीटिंग अरेंज कराई गई, जिसमें आपकी क़यादत के हवाले से सेक्शन 15 जो है उसको चेंज करने की बात की गई नैब मुसवदे में, आपकी तरफ से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। नहीं जी, देखिए, ऐसी ना तो कोई डील की ऐसी बात है, ना कोई ऐसी मीटिंग हुई है, और अगर हुई होती तो उस हवाले से कोई ना कोई बात जो है वो पार्टी लेवल पे होती। तो मैं समझता हूँ कि ये अब्बासी साहब ने इस बारे में ये कहा है कि हाँ जी, वो उस मीटिंग में वो कह रहे हैं कि जी ही न्यू ऑफ द मीटिंग, उसमें कह रहे हैं मैं नहीं था, इनकार उन्होंने किया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ही न्यू ऑफ द मीटिंग, तो मीटिंग तो हुई है। देखिए ना, अब्बासी साहब ने जब इनकार कर दिया और पार्टी भी इसके ऊपर, हम बड़े क्लियर हैं कि इस पे फॉर्मली या इनफॉर्मली ना 18th अमेंडमेंट पे और ना नैब अमेंडमेंट से कोई राब्ता हुआ है और पार्टी पॉलिसी अपनी दे चुकी है कि जो बात होगी पार्लियामेंट में होगी और सूबाई खुद मुख्तारी पे हमारा किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ये कहा कि मैं उस मीटिंग में नहीं था, बट आई एम इन द पिक्चर, मुझे पता है कि क्या ये मीटिंग हुई है जरूर। अच्छा,
नहीं, मगर देखे ना वो मीटिंग किसके साथ हुई, किसकी हुई, अभी तक मैं इनफॉर्मली भी आपको पार्टी लेवल पे कंफर्म कर रहा हूं कि इनफॉर्मली भी इन अमेंडमेंट्स पे कोई राब्ता नहीं हुआ है और पार्टी अपना स्टांस दे चुकी है। और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि 18th अमेंडमेंट को नैब की अमेंडमेंट्स के साथ जो है वो कंडीशनल किया जाए। इसको मैं ऑफिशियली पार्टी की तरफ से डिनाई करता हूं। और बात यह है कि अगर ऐसी बात होती तो इस पे कोई ना कोई आपके पास बात आ जाती, बट मैं इसको ऑफिशियली डिनाई कर रहा हूं कि ऐसी बात नहीं है, राब्ता नहीं हुआ। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अयाज सादिक साहब ने ये बात की, तो ये पार्टी की तरफ से मैं ऑफिशियली इसको डिनाई करता हूं, हमारी कोई इस पे राब्ता नहीं है। और बाकी जो ये आजकल जो आज सुहेल बड़ाइच साहब आप पर गरजे हैं, बरसे हैं, वो भी कोई डील उस तरह की नहीं हो रही थी पहले इलेक्शन से पहले? साहब बड़े हैं, एक तो वैसे बड़े हैं, उम्र में भी बड़े हैं, बड़ी उनकी इज्जत है, बड़ा एहतराम है। वो मुझे वैसे ही प्यार से फैसलाबाद का घंटा घर कहते हैं, क्योंकि घंटा घर की तरफ तमाम रास्ते जाते हैं। तो वो बिल्कुल मैं उसको माइंड नहीं करता, वो उनकी रहनुमाई हम लेते रहते हैं। उन्होंने एक प्राइम टाइम न्यूज चैनल के ऊपर खुद कहा कि मैंने डील की बात नहीं की थी, मैंने तो बात की थी कि तमाम बड़ी पार्टीज जो हैं वो जरूर किसी ना किसी लेवल पे इलेक्शन में जाने से पहले वो अपनी काबीना पे मुशावरत करती हैं, एंड दैट इज अबाउट इट। उन्होंने ही सेड टुडे आई स्टैंड बाय माय आर्टिकल में लिखा हुआ था कि इलेक्शन से एक महीना पहले आपसे लोग जो है वो बातें कर रहे थे और काबीना के नाम भी डिस्कस हो रहे थे। नहीं, बट देखे ना, उन्होंने जो हामिद मीर साहब के शो के ऊपर लाइव कहा, वो क्लिप भी अगर आप कहेंगे मैं चला दूंगा, कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा कि जी मैंने मुलाकात की बात की थी और मैंने बात ये की थी कि मुलाकातें इलेक्शन से पहले होती हैं और जो लोग इलेक्शन में जा रहे होते हैं, अगर वो इस बात पे कि अगर हम इलेक्शन जीते तो हमारी क्या काबीना होगी उस पर बात करते हैं। डील उन्होंने कहा कि मैं कैटेगोरिकली डिनाई करता हूँ, ये उनके अपने अल्फाज। चले, मैं वैसे कहती हूँ, उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि मुझे लोग आके कह रहे थे कि तुम शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि तुम प्राइम मिनिस्टर जो है वो बनने वाले। पर चले जी अली साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? क्या किससे बातें करी हमारे जावेद हाशमी साहब कहते हैं कि जब इन्होंने बाहर जाना होता है तो ये किसी से बात नहीं करते, डील करके बाहर चले जाते हैं। एतजाज हसन कहता है मैं इनका वकील था और मुझे कह रहे थे कि आपने डट के मुकाबला करना है, केस लड़ना है, और उसी रात ही उड़ के बाहर चले गए। जिस तरह ये वापस आए, जिस तरह इन्होंने इलेक्शन लड़ा और जिस तरह आप जिसको कोड कर रही हैं कि वो कह मैं तो प्राइम मिनिस्टर बन गया था, मैंने तो कैबिनेट के नाम भी फाइनल कर दिए थे, मेरी सारी चीजें हो गई थी, अब बेचारे फंसे हुए कह रहे हैं मेरा कुछ सामान पीछे रह गया, मैं उसे दोबारा लेने जाना चाहता हूँ। ये चीजें तो इनके साथ हमेशा से अटैच है, तो आप इसको बार बार डिस्कस, एवरीबडी नोज अबाउट इट, तो इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हर दफा आप मुझे बताएं जो लास्ट तरमीम हुई है उसमें खाकान अब्बासी साहब ने क्यों नहीं वोट दिया और ख्वाजा आसिफ साहब का क्या स्टैंस था उसके ऊपर, इन्होंने क्यों हल्फ लिए थे इंग्लैंड में और इधर आके ये चेंज कैसे हुए? ये तो डील मास्टर हैं, ये पाकिस्तान की। लेकिन डील किसी के साथ, इसका मतलब फिर आपके साथ हो रही है, फिर ये आप कह रहे हैं क्योंकि सारे डील अगर करके गए तो पहले हुकूमत वक्त के साथ ही डील होती है ना। 15 मिनट इन्होंने आपने इनके साथ बेचारों को अता को एमी फंसा दिया, उसको उससे बेचारे को क्या पता होगा डील हो रही है कि नहीं हो रही है, उसको तो बेचारे को जाके कह देते हैं बस कुछ भी नहीं हो रहा, रातों रात खुद ही ये वो लोग हैं जिनके एमएनए एमपीएस से ये लोग नहीं मिलते और ये हमें बातें करते हैं हम अपनी अलायंस को सही तरह नहीं चला रहे। ये अपने एमएनए एमपीएस से हाथ मिलाने को। चले, रिजवान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं असल, लेकिन आप फिर मैं शैला जो बात कर रही थी, मैं फिर रिजवान साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, मुझे प्रोग्राम क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं। जी रिजवान साहब। मैं अली साहब की बात पे देखिए, उन्होंने एक बड़ी खतरनाक बात की। उन्होंने कहा कि काफ लीग ये समझ रही है कि शायद हम नैब को एम्पावर कर रहे हैं तो उन्हें नुकसान होगा। तो मैंने ये बता देना चाहता हूँ बात नहीं की मैंने कि आपने अभी फरमाया जी इसको चला लें दोबारा बेशक। मैं सिर्फ दो सवाल करता हूँ, एक तो ये मुझे बता दें कि हमारी पार्टी पर केसेस क्या हैं, और दूसरा जिसका आपने भी इजहार किया था, तारड़ साहब ने भी सवाल किए, शैला रजा साहब ने सवाल किए, मालम जब्बा, ये वो सारा, आखिर वो केसेस क्यों नहीं चल रही? ये डबल फेस और ये इस तरह के स्टैंडर्ड्स, डबल स्टैंडर्ड्स नहीं होने चाहिए। और मैं एक चीज बड़ा क्लियरली यहाँ पे गुजारिश करना चाहूंगा, एंड इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, कि हमारी पार्टी ने हमेशा इज्जत के लिए और इज्जत की सियासत की है। चले रिजवान साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू कट यू ऑफ देयर। अली साहब आपका बहुत शुक्रिया, रिजवान साहब आपका, शैला साहिबा आपका, और अता तारड़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। वी सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।